अस्सलाम वालेकुम शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस था और वो अहम केस था अरशद शरीफ मर्डर का, जो अज़ खुद नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद बहुत सारी कहानियाँ आई। फिर उसके बाद उसके 43 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, जो कि 5 दिसंबर को प्रेस रिलीज जारी की थी और 6 दिसंबर को पहली समाअत हुई और फिर उसके बाद 7 दिसंबर को दूसरी समाअत हुई थी। उस दूसरी समाअत के में अदालत को बताया गया कि GIT तश्कील दे दी गई है। अदालत के हुक्म पर एक स्पेशल GIT जो है वो तश्कील दी गई, लेकिन उससे पहले हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो बनाई थी और उस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की गई। और एक मौका पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि वो 43 दिन बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते रहे इस सारी सूरत हाल का कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका आज खुद नोटिस लिया था। आज समाअत हुई और आज के बाद फिर एक मरतबा समाअत जो है वो 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज अदालत को एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने यह बताया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 41 गवाहों को एग्ज़ामिन किया है, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं, उस पर कुछ सवालात हुए। अरशद शरीफ की अहलिया जो हैं वो आज अदालत में पेश हुई और उन्होंने अदालत से कुछ डिमांड की। वो डिमांड क्या थी उस पर बात करेंगे और उस पर अदालत का क्या रिस्पॉन्स था उसके बारे में भी बताएंगे। ताहम अब ये जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है ये पहले दुबई जाएगी और ग़ालिबन 10 जनवरी को दुबई जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ पर जो तहकीकात के मराहिल हैं वो मुकम्मल करने के बाद ग़ालिब इम्कान यही है कि 15 जनवरी के बाद जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कीनिया जाएगी। यही टाइमलाइन जो है आमिर रहमान उन्होंने अदालत को बताई। आज की समाअत के अंदर क्या चीज़ अहम थी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आई, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब। से पहले हम पूछते हैं नासिर साहब, मुझे ये समझ नहीं आई, आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है। उन्होंने ये कहा कि वो जब बता रहे थे कि जी क्रिसमस की छुट्टियां थी, GIT को कीनिया जाने के हवाले से उन्होंने कहा कि वो ऑफिसर्स जो हैं वो रुखसत पर हैं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा कि उनको बताना था कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT तश्कील दी है। तो इतनी बड़ी धमकी। क़य्यूम साहब, आपको याद होगा जब रिकोटिक का केस चल रहा था तो उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी यही कहा था कि उनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है इस प्रोसीडिंग्स को तमाम, तो आप एक्सिट को बताएं जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो कर रही थी, जो इन्होंने डिक्री की हुई थी ना, जो डिस्प्यूट था कि जी हमारा इन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है जो इन्होंने, हाँ बिल्कुल। तो उसको उन्होंने कहा था कि उनको बताएं कि हाँ पाकिस्तान की जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है उन्होंने रोका हुआ है। तो कहने का मकसद है, देखिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या यूनाइटेड नेशंस है या जो भी है, उनके लिए स्टेट, वो सिर्फ स्टेट को पहचानती हैं। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या वो एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट है। नहीं, अब कोई नेपाल का बंदा आके जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहे कि जी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बड़ा सख्त ऑर्डर दिया है जी आपके पास, तो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती है, वो जुरिस्डिक्शन नहीं है ना उसकी। और इसी तरह हमारी भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक चीज़ पे हैरत हुई है, जो गवर्नमेंट ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इशू किया है ना, रिक्वेस्ट, हाँ वो कल की है और 4 जनवरी को किया। यही हैरत का इज़हार मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी किया। हाँ, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़हर साहब ने भी और चीफ जस्टिस इमरता बंदयाल साहब ने भी बार बार उनको कहा है कि आप कीनिया एमी ना चले जाएं या दुबई एमी ना चले जाएं जब तक आपको एश्योरेंस ना मिले वहाँ से कि जो ऑफिसर्स जिन लोगों को या जिन विटनेसेस को या जिन सस्पेक्ट्स को आपने इंटरव्यू करना है
वो आपको अवेलेबल हों। ये ना हो कि आप वहाँ पहुँचे और वो छुट्टियों पे फिर बाहर चले जाएं, क्योंकि अभी इन्हें ये बताया गया है कि हम अभी तक केन्या इसलिए नहीं जा सके कि क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से हमें केनियन अथॉरिटीज़ ने बताया था कि आपको आने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग आपको मिलेंगे नहीं, छुट्टियों में वो अवेलेबल नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने फिर कुछ ये भी कहा था कि कुछ यूएसबीज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जिक्र किया था कि भी वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उनको कब्जे में लेने हैं। ये भी एमएलए के अंदर बिल्कुल मेंशन उन्होंने करें। कहा था कि वो जो ड्राइव्स हैं, अब आप ये देखें कि क्या वो ड्राइव्स वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं या पुलिस के पास हैं या जो विटनेसेस या सस्पेक्ट्स हैं उनके पास हैं। आपने ये सारी तैयारी करके जाएं। ऐसे ये किन डिवाइसेस की बात हो रही है जो अरशद शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल थी? अब उनकी ज़ेर बात करें। इस्तेमाल हैं, लैपटॉप्स हैं, यूएसबीज़ हैं, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और सुनने में तो यही आया कि वो इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से ये जो अंदरनाक वाक़या हुआ है, ये इससे कुछ लिंक है उन यूएसबीज़ या ड्राइव्स का। देखिए, मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता, हमें इन चीज़ों का नहीं मालूम और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन लिंक लग रहा है कि कोई है ऐसी बात कि उनमें कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है मतलब हम तो इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आज अदालत के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है ना, कि वो भी चीज़ है, तो वो उसके ऊपर कहा गया कि उसको भी मेंशन करें कि हमें वो भी चाहिए। एमएलए के अंदर आपने ये शामिल किया कि नहीं किया? कहने का ये मतलब है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें बार बार कहा कि तैयारी के साथ जाएं, पैसे ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि देखें आप वहाँ जाएंगे, स्टे करेंगे, 2 हफ्ते रहना है और बंदे ही वहाँ ना मिलें और जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं वो ही सब हो नहीं, बार बार तो नहीं जा सकते ना। और गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किलों से एलोकेशन की है पैसों की, जितने भी पैसे उन्होंने एलोकेट किए या जितने भी मांगे हैं, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फिगर नहीं बताएगी, लेकिन एलोकेशन अभी रिसेंटली हुई है, तो पहले तो वो हो ही नहीं ज़ाहिर है रही थी। हुकूमत का एक प्रोसेस उन्होंने है। फिर उन्होंने बैन भी लगाया हुआ है, सुप्रीम गवर्नमेंट ने इस वक्त एक्स्ट्रा खर्चों को पर बैन भी लगाया हुआ था, लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये एक्स्ट्रा खर्चा खुद प्राइम मिनिस्टर अदालत में सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते हैं कि कमीशन बनाएं, 2 वाक़यात का, इमरान खान का भी और ये भी, तो ये इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये उन्होंने सैंक्शन किया ना तो पैसे। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो फेडरल गवर्नमेंट तो खुद कह रही थी कि वे करें। हसनाद साहब, अरशद शरीफ की अहलिया जो हैं वो पेश हुई, उन्होंने अदालत में क्या कहा और अदालत ने उनको क्या कहा? उनके दो जो है वो आर्गूमेंट कहेंगे, 2 उनकी कंसर्न थे। एक ये था कि जी जेआईटी के 2 मेंबरान वो जो एक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके सबऑर्डिनेट हैं, मातहत हैं, तो ये उनकी बात थी। उस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि आप मिसट्रस्ट शो ना करें, इदारे तभी चलेंगे जब उन पर ट्रस्ट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने 3 नाम भी दिए थे, वो कौन कौन से थे? उन 2 के जगह 3 लोगों को शामिल किया जाए। एक लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान थे, रिटायर्ड थी, एक तारिक खान का था, एक एडी ख्वाजा, लेफ्टिनेंट जनरल हारून और एडी ख्वाजा का था कि जी वो गालिबन आईजी हैं इस वक्त। तो उन्होंने कहा नहीं आप इन ये एडी ख्वाजा भी, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से था कि जी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जी नहीं, ये जो इन पे एतमाद करें और ये काम ठीक कर रहे हैं और ये डेप्थ में जा रहे हैं, इन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की हैं और हम जो है वो रिटायर्ड लोगों से नहीं काम, हाँ रिटायर से नहीं करेंगे। दूसरा जो उनका था कि दहशतगर्दी का मुकदमा और चार्ज लगें और 109 में एप्लीकेट हों लोग जो एडर एंड अबेटर वाले जो तो उस पर जस्टिस मज़ाहिर उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये किसी स्टेज पे भी वो जो ऐड हो सकती हैं, टेररिज्म की चार्ज भी और जो सेक्शन 109 वो भी हो सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो है वो ये प्रोसीडिंग हो रही है उसके बाद, तो यही उनके 2 मेन जो है वो कंसर्न थे। उसके बाद वो बैठ गई। बाकी जो था वो जेआईटी के हवाले से जो था वो ये था कि जी जेआईटी में 3 फेजेज़ हैं, उन्होंने करना है। एक मामला पाकिस्तान में है, एक दुबई में और एक जस्टिस इजाजुल एहसन ने ये कहा। जी, लेकिन ये है कि अभी एक 1 स्टेज कंक्लूड हुआ है और जस्टिस मज़ाहिर साहब ने ये भी कहा कि उसमें क्या आपने नतीजा अख़ज़ किया, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि वो आखिर में नतीजा अख़ज़ करेंगे, अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट ली जा रही हैं, जब फाइनल हो जाएगा तो ये बात हो रही। बाकी जस्टिस मज़ाहिर साहब का था कि हम इस मामले में बड़े सीरियस हैं, चीज़ों को देख रहे हैं एक एक चीज़ को, तो वो और उन्होंने
GIT के उन्होंने कहा कि जी जो आप ये स्टेटमेंट जमा कर रहे हैं रिकॉर्ड ये 161 के वो उसमें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अवैस जो है वो कानूनी शहादत वाला जो मामला है, ये जो MLA का मामला है इसमें ये है कि वो वैसे भी जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन थ्रू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अगर कोई एविडेंस या स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो वो एक एविडेंस का हिस्सा होगी, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंट किया जा तो सकता है। ये जो कहा जा रहा था कि हुकूमत को मुज़ाहिर नकवी साहब की तरफ से कि आप जो है UN की खदमात जो है वो भी लें, अगर हम भी ऑर्डर हम पता है हम ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कर रहे और ये इतनी देर से MLA क्यों भिजवाई गई, इसका कोई जवाब आया? नहीं, मेरा ख्याल है वो बोलना चाह रहे थे चौधरी आमिर रहमान, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा इसी तरह की स्टेटमेंट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑब्जर्वेशन दी थी, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने 2 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट की, उसमें इनडायरेक्टली ये कहा गया कि हम जो बायलैटरली चीज़ें उठा रहे हैं उन पर डिप्लोमेटिक जो मीन्स हैं, डिप्लोमेटिक मीन्स वो सारे यूज़ कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप UN को कहें कि वो प्रेशर डाले और ये फॉरेन सॉवरन कंट्रीज़ होते हैं, ये इस तरह चीज़ें डिक्टेट नहीं होती। और मेरा ख्याल है कि ये इजाजुल हसन साहब ने ये कहा ना कि फिर आप उनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई है, ये वही है कि वो रेकोडिक में भी आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जी उन्हें बताएं कि प्रोसीडिंग रोक दें, हमने प्रोसीडिंग कॉग्निजेंस लिया हुआ है, तो उन्होंने $6 अरब का आपके खिलाफ अवार्ड कर दिया था। हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ समझते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा जो एज ए स्टेट भी हालात जो हैं UN ने किस वजह से करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो बायलैटरली और फॉरेन ऑफिस को बेहतर पता है कि कौन से किस तरह चीज़ें करनी हैं। अदालतों को बेहतर है कि इस मामले में वो गैर जरूरी ऑब्जर्वेशन से गुरेज करें ना, बिल्कुल ठीक है। अब किसी को क्या कंसर्न है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या है, ना उसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं ना कुछ और है। कोई आपके ताउन हो डिप्लोमेटिकली लीगल वो होते हैं, ट्रीटीज होते हैं, फिर उसके साथ आप चलते हैं। को देखती है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो तो नासिर साहब ये बताएं ना कि इसके बाद जो है आपको और कोई अहम बात इसके अंदर फिर 1 महीने के लिए चली गई है। अच्छा ये बताएं, मैंने आपसे एक बात करनी है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसमें कुछ गहरी बातें हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते, आपके ख्याल में वो क्या गहरी बातें? अब जब मुझे पता ही नहीं है, आप चीफ जस्टिस साहब से पूछे ना जिनको आपने तो रिपोर्ट दाखिल की है। मेरा ख्याल है देखें 41 लोगों के बयानात जो हैं वो कलमबंद हुए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा था कि उन हसास इदारों के अफसरान से भी किसी ने पूछताछ की गई होगी, एक्सपर्ट्स की भी स्टेटमेंट्स हैं। हाँ वो सारी देखें ना जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसका भी स्टेटमेंट है, और फिर उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे जो उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की वो रिपोर्ट भी अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यूम साहब ये बात है कि अब हुकूमत को भी ये जो आज बात 2-3 जजेस ने रिमार्क दिए कि ये MLA इतना डिले क्यों हो रहा है, फिर पहले बजट क्यों नहीं हो रहा, ये इससे शकूक शुबहात जन्म लेते हैं और ये हुकूमत के लिए या इदारों के लिए बेहतर नहीं है। जब अब सो मोटो ले लिया गया है तो इंडिपेंडेंट इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हर किस्म की असिस्टेंस फराम की जाए, न कि जब डिले होगा तो शकूक शुबहात की जी क्या वजह है, क्यों हुकूमत रोक रही है या ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। नहीं, लेकिन आखिर में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वी आर वेरी हैप्पी दैट द फेडरल गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग, ये तो कहा ना चीफ जस्टिस, लेकिन पहले ये भी कह रहे थे कि आप MLA इतनी लेट क्यों। हाँ ये एक बात है, वो उन्होंने मुख्तलिफ सवाल जवाब किए, वो उसमें कुछ SP बताना चाह रहे थे लेकिन वो डिटेल्स में फिर नहीं गए कि 4 जनवरी को MLA इतनी देर के बाद भेजने की क्या जरूरत है। तो होगी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होंगी, पहले तो वो ये चीज़ देखने वाली बात है। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी इंटरम थी, ये किसी के साथ शेयर नहीं की गई और वो कापी वो ले गए अदालत के साथ जो उन्होंने शेयर की, इसके अलावा GIT ने सिर्फ अदालत के साथ शेयर की और इवन अटॉर्नी जनरल से भी ले गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो वहाँ पढ़ा या जो उनको उनसे भी कापी वो ले लेंगे। अच्छा हसनाज साहब ये बताइए कि एक और बड़ा अहम जो है वो इशू चल रहा है और वो ये है कि आपके अटॉर्नी जनरल साहब का जो है वो सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है और जो पुराने अटॉर्नी जनरल हैं वो आ नहीं रहे हैं। तो अब क्या स्टेटस है कि क्या अभी तक अशतर उसाफ साहब ही अटॉर्नी जनरल हैं और नए तो जो हैं मंसूर उस्मान अवान जो हैं उनका तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो नोटिफिकेशन के बाद ही वो आएंगे, तो ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा अटॉर्नी जनरल का? देखिए कयूम साहब, ये 24 दिसंबर को समरी जो है अप्रूव हो गई थी सदर के पास, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। अब
पहले तो ये कहा गया कि जी बहुत से केसेस हैं जो केसेस कर रहे हैं मंसूर अमान साहब फेडरल गवर्नमेंट के मुतलका या उनके फंक्शनरी, तो और ख़ासकर जो गवर्नर ये जो प्रेलाई की पटिशन थी लाहौर हाई कोर्ट, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना हुआ गवर्नर की तरफ से, तो फिर मंसूर अमान वकील होंगे, ये डिले होगा। लेकिन अब बातें बड़ी खुल के आ रही हैं हर तरफ से, हुकूमत के लोग भी बता रहे हैं और आगे पीछे भी, वो ये है कि वन सेक्शन जो है वो जुडिशरी में उनको कोई रिजर्वेशन है, कंसर्न है। अब आई डोंट नो कि वो कंसर्न क्या है, ये नहीं पता। वो कहते हैं कि आकिल बाले मतलब यंग है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आकिल बालिग वाली बात हो, और ये बात तो नहीं है। देखिए लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं ऊपर से कहा गया कि इज टू यंग, इसमें क्या है? नासिर साहब को कहें कि जरा नासिर साहब फोन बंद करें वो। अच्छा। देखें बात यह है कि इसमें अब नासिर साहब भी बताएंगे, उनको बहुत सी चीज़ों का पता है, और जो वन सेक्शन जुडिशरी का है जिसको कंसर्न है उसका वो आपको ज़रा बेहतर बता देंगे। नासिर साहब, क्या नई अपॉइंटमेंट बतौर अटर्नी जनरल, उस पर अदलिया का भी कोई कंसर्न है? मेरी मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी कोई कंसर्न है? ये देखिए मुझे या कोई अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के लिए कोई कानूनी तौर पे चीफ जस्टिस से मशवरा करना लाजमी है? क्या है ये? देखिए बात सुने, फिर ये बातें क्यों हो रही हैं? बात असल ये है कि ब्रिज तो वो होता है ना बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द कोर्ट, ब्रिज है ना वो बंदा, तो उस पर कॉन्फिडेंस होना। बंदा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का, जो भी है, लेकिन वो बंदा नहीं होता, ब्रिज है। अटर्नी जनरल वहाँ पे लिखा है अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, और वो नासिर हो, एक्यूएस हो, स्नात हो, और वो क्वालिफाई करे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के अहलियत भी हो उसमें, ठीक है। अहलियत के मामले में तो वो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि यंग है, तो मुझे नहीं पता। नहीं, यंग है कि वो दौड़ लानी चाहिए, जो जित जाएगा उसी पीछे रह जाओगे, मतलब आर्गुमेंट ही होने हैं ना। तो देखिए मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बेहतरीन चॉइस है, हाँ। इससे अच्छी चॉइस अभी मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। इज़ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ आइडियाज़, बाहर के पढ़े लिखे हुए हैं, और इतने सॉफ्ट हैं, और कोर्ट का भी उनके ऊपर ट्रस्ट है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट उनको पसंद नापसंद करती है, लेकिन बस यंग है, तो बस यंग है। या ये भी है ना कि वो जो PMLN की लिटिगेशन है, चल रही है परवेज़ इलाही वाले केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें भी उनके वकील हैं, लेकिन उसमें अटर्नी जनरल को भी तो नोटिस है। जैसे इनका ज़रा देखें ना, जो माजी या ये पार्टनर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार, और इनका लॉ फर्म भी रही है, और ये वो, तो देखिए यहाँ जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। मतलब बाबर सत्तार का तो खैर इसमें लेना देना नहीं है, जस्टिस बाबर सत्तार का, लेकिन जो जुडिशल पॉलिटिक्स आप 1.5 साल से देख रहे हैं जजेस की अपॉइंटमेंट में, एलिवेशन पे, और कि बंदा पता नहीं उधर दूसरी साइड से ना हो जाए, और फिर एलिवेशन, और फिर आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल का एक वोट है, बड़ा है। मेरा ख्याल है कि ये तो इदारे के लिए और चीफ जस्टिस साहब के लिए भी बेहतर नहीं है। हर आदमी जो भी कह रहा है वो कह रहा है कि उनका इसमें क्या है, या तो ग्लेयरिंग कोई चीज होती है तो नोटिफिकेशन तो हुकूमत ने करना है ना, वज़ारत कानून आज़म नज़ीर तारिक साहब ने करना है, बिल्कुल, तो वो क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल यही बात। मुझे एक बात बताएं कयूम साहब, जो पिछली हुकूमतें जिनको हम क्रिटिसाइज करते थे, और ये खुद भी करते थे जब अपोजिशन में थे, ये हुकूमत जो में बैठे हुए हैं, तो उनमें और उनमें फ़र्क क्या है? वो भी इसी तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स करती थी, फुट ड्रैगिंग करती थी, ये भी वही कर रहे हैं। तो और क्या मजबूरियाँ? देखिए मजबूरियाँ बड़ी हैं कि क्या मजबूरी है? अब 2 जज क्यों लगे आप? फिर मुझसे अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर ने क्यों वोट दिए, आप बताएं। आप बताएं। देखिए वो हमें यही कहा जाता था ना कि मैंने तो उस मीटिंग की जो बड़ी खबर थी मैंने आपको दे दी थी। वो नहीं, तो उस पर क्या कहा था उन जज साहब ने, जिनकी उन्होंने क्या कहा था कि क्यों ये बातें जो हो रही हैं, ये जो हो रहा है, देखें ये ओवरऑल ना, ये वहाँ पे ऑब्जेक्शन ये आया था कि जनाब ये क्या डील की बातें हो रही हैं, यही बात हो रही थी ना, क्या डील है कि जो हुकूमत के मुकदमात हैं उनके ऊपर रिलैक्सेशन को डील इस तरह की ये तासुर है, तो उसके ऊपर आपको पता है JCP की मीटिंग के अंदर बहुत ले दे हुई थी। कयूम साहब ये मुझे बताएं, ये हुकूमत डिले करने के लिए आई या कंप्रोमाइज़ करने के लिए आई? यार हुकूमत है, डिसीजन लेना ले, ये कोई तरीका नहीं है कि जी वो नाराज़ हो जाएगा तो वो नाराज़ हो जाएगा। और दूसरी बात है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो जुडिशरी को में खैर डिवीज़न तो है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सीनियरिटी इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया, इसमें कॉम्पिटेंस। फिर इशू क्या है? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं तो हुकूमत को ब्लेम करूँगा, सीधी सी बात है। आपको जो पसंद है या नहीं पसंद है, हुकूमत इस
मतलब ये उन बिल्कुल responsible है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर एट फॉल्ट। भाई बात ये है कि देखें, जब वो आपको पता आपको था पता कि है- अगर मुकदमात वाली बात है तो आपको पता होना चाहिए एक बंदे की अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, आपने जो है उसको एक लारा लगा के रख Normally, दिया यूं और साहब फिर अगर देखें, मतलब वैसे है ना आपने ये- सदर को ये- समरी भी ये- भिजवा ये दी, एक आपको नहीं रवायत- पता था ये सारी एक रवायत timelines बन का। गई है इनफॉर्मल कंसल्टेशन जी। अब मुझे याद है जब पीटीआई ने जो एश्योरेंस उनकी ये था कि जी हम खालिद जावेद को अटॉर्नी जनरल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हामिद खान साहब ने अनवर मंसूर साहब को वो तो किसी अटॉर्नी ने किया जनरल सी ना। अच्छा अनवर मंसूर साहब को अटॉर्नी जनरल बनवाया। उन्होंने साकिब निसार साहब से मीटिंग की और साकिब निसार साहब ने कहा कि मुझे तो चले, अब पहले उनका था कि खालिद जावेद साहब की ख्वाहिश, जब हामिद खान साहब गए तो उन्होंने कहा ठीक है अनवर मंसूर साहब को लगा दें। इनफॉर्मली मीटिंग नहीं हुई, पीपल्स पार्टी ने मौलवी अनवारुल हक को अटॉर्नी जनरल लगा दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब खुश नहीं थे, वो एक तो वो उनको वो उस वक्त भी वो पीसीओ नॉन पीसीओ पे बड़ा उनका था, जो जज जो वकील भी लायज मूवमेंट के ख़िलाफ़ थे उनको काफ़ी रगड़ा भी लगता था, तो वो मौलवी अनवारुल हक से उन्होंने कट सी मीटिंग भी नहीं की। तो हुकूमत को ये भी अप्रीहेंशन है, नैब लॉ अमेंडमेंट का केस है, आपको इसी भी तरह पता से है इरफान उसमें कादिर साहब की भी मेरे ख्याल कोई मीटिंग कयूम नहीं साहब हुई। अभी नैब लॉ अमेंडमेंट का मामला आपको पता है क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो अभी 9 को मेरा ख्याल स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ जो डिवीज़न है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह वो मेंटेनेबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो उनके और कंसर्न है अमेंडमेंट पे, चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब का जो व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ओवर कॉन्शियस है कि जी कोई उससे कोई नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि कमज़ोर हुकूमत तो है ना, ये तो आप माने। अच्छा कयूम साहब इस हुकूमत की इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बहुत सरप्राइज जब उनको ये पता लगा कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं था कि नोटिफिकेशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये हालत है इस नहीं, हुकूमत अच्छा, की। ये हुकूमत ये वो मतलब है। ये मतलब उन्होंने अच्छा, आजम अच्छा, नजीर वैसे- तारिक साहब से नहीं पूछा, नहीं, तो आजम साहब नज़ीर आपकी को तो मिनिस्ट्री क्या मैं कर रही है? तो मेरे तो सारा इंप्रेशन, मैं तो आजम नज़ीर साहब को बहुत हाई रेट करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन यार इस तरह काम नहीं होता। लेकिन अच्छा देखें अभी तक कुरेटिव रिव्यू, हालांकि उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो नहीं एक्सेप्ट हुआ कि जी बाजवा साहब रिटायर होंगे तो बाद में कुरेटिव रिव्यू अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि वो सिंबॉलिक है, उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है। चलें, अच्छी बात है। तो जनाब ये दो खबरें थी, एक तो ये कि हुकूमत वफाकी हुकूमत अपना अटर्नी जनरल लगाने के हवाले से जिसकी सदर ममलकत आरिफ अलवी मंजूरी दे चुके हैं और अच्छा, आज का दिन मंजूरी important दिए हुए है। भी, हाँ, और इस हवाले से कहते हैं कि जी आज का दिन इम्पोर्टेंट है, मेक एंड ब्रेक कोई ना कोई मेक एंड ब्रेक या कोई पे बीच हो में जाएगा जो या लोग पड़े नहीं हुए होगा। हैं वो कोई कौन पड़ा हुआ है नासिर, कौन पड़ा हुआ है बीच तो में? उनसे पूछे ना, उनको पता है। अब ब्लाइंड विमेन इज लाइंग, यानी अन्नी पई हुई है, अन्नी पई हुई तो जनाब ये जो अन्नी पई हुई है मतलब है कि असेंबली इज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। ओहो, ये बहुत और शरारतों वाले जो है ना ये कर रहे हैं। वो 3 लफ्ज़ क्या कह दिए हैं मासूम से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि ट्रंकेटेड है, प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। चलें, बहरहाल देखते हैं जी क्या होता है। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। और हाँ, वफाकी हुकूमत ने अगर अपना अटॉर्नी जनरल नहीं लगा सकती है तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि इकोनॉमी ठीक करेगी? उनसे ये काम नहीं हो रहा। ये काम नहीं हो रहा। तो फिर यही है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि रागा आटा सस्ता ना दे सकूँ तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच दो। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।